The Making of a Global World. This is the fourth chapter of Social Science of class 10th. And here in this video, we are going to learn some important keywords of this chapter. The first word is trade. ट्रेड यानी व्यापार, जिसे हम व्यवसाय भी बोल सकते हैं, बट व्यापार ज़्यादा बेटर रहेगा. ट्रेड, the activity of buying, selling or exchanging goods or services between people, firms or countries. ट्रेड का क्या मीनिंग है? ट्रेड एक प्रकार की एक्टिविटी है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज को बाय करना, उसको सेल करने की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को ट्रेड कहते हैं. और ये जो एक्टिविटी होती है, गुड्स को बाय करने की, सेल करने की, या सर्विसेज को बाय करने की या सेल करने की जो एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ पीपल के बीच में हो सकती है, फर्म्स के बीच में हो सकती है, या कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है. तो पीपल, फर्म या कंट्रीज़ के बीच में गुड्स या सर्विसेज को बाय करने या सेल करने की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम ट्रेड कहते हैं, ट्रेड नाम देते हैं. तो ट्रेड क्या है? Trade is the activity of buying, selling or exchanging goods or services between people, firms or countries. The next word is Silk Route. Silk Route यानी एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते के माध्यम से प्राचीन काल में सिल्क का व्यापार होता था. तो उस रूट को, उस रास्ते को सिल्क रूट के नाम से जाना गया. The Silk Route is a historical network of interlinking trade routes across the Afro-Asian landmass that connected East, South and Western Asia with the Mediterranean and European world, as well as parts of North and East Africa. The name Silk Routes points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. तो सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट एक हिस्टोरिकल नेटवर्क है जिसके माध्यम से कई देशों के बीच में सिल्क का व्यापार होता था. यहाँ पे बताया गया है अफ्रो एशियन लैंड मास. सिल्क रूट अफ्रो एशियन लैंड मास से होकर जाता था और ये ईस्ट, साउथ और वेस्टर्न एशिया को कनेक्ट करता था, मेडिटेरियन और यूरोपियन वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को भी कनेक्ट करता था. द नेम सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट. बोला गया है सिल्क रूट जो नाम है, ये वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज की इम्पोर्टेंस को व्यक्त करता है कि वेस्ट के साथ चाइनीज़ का के शिप्स का क्या बाउंडेशन थी, उनकी क्या बीच में, मतलब एक बंधन था, एक लगाव था जिसके द्वारा दोनों देशों में व्यापार होता था. तो उस बात की इम्पोर्टेंस को, उस व्यापार की इम्पोर्टेंस को महत्व देता है ये सिल्क रूट. द नेक्स्ट वर्ड इज इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड लेबर क्या है? अ बाउंडेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर for a specific amount of time to pay off his passes to a new country or home. Indentured labor एक प्रकार से अनुबंधित लेबर थी, यानी एक ऐसी लेबर जिसे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ वर्षों के लिए या कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया गया हो और उसको सैलरी या उसके लेबर का सारा अमाउंट तब दिया जाता हो जब वह उस जगह को या उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर अपने घर जा रहा हो या किसी और दूसरे देश में जा रहा हो, तब उसको उसकी पूरी सैलरी दी जाती थी. वरना वो सैलरी उसको तब तक नहीं मिलती थी जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाए. नेक्स्ट, टैरिफ. टैरिफ, व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स. टैरिफ एक प्रकार का टैक्स था. ये इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे जो टैक्स लगता था वो टैक्स टैरिफ था. तो टैरिफ क्या है? टैक्स imposed
ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के शेष भाग से देश में जो सामान आता था इंपोर्ट होके, तो उस सामान पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स को यहाँ पे टैरिफ नाम दिया गया है। टैरिफ नाम का ये टैक्स आपको बताया गया है कि द टैरिफ इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। जहाँ पे कंट्री का एंट्री गेट होता था या एंट्री की जगह होती थी या बाउंड्री होती थी या जिसे कहते हैं बॉर्डर, उस जगह पे या फिर एयरपोर्ट पे ये जो टैरिफ नाम का टैक्स है ये लिया जाता था। कॉर्न लॉज, कॉर्न लॉ क्या थे? कॉर्न लॉज मतलब कॉर्न से रिलेटेड जो कानून बनाए गए, रूल बनाए गए, उनको कॉर्न लॉज का नाम दिया गया। तो कॉर्न लॉ को समझते हैं। A corn law was first introduced in Britain in 1804 when the landowners who dominated parliament sought to protect their profits by imposing a duty on imported corn. कॉर्न लॉ सबसे पहले ब्रिटेन में 1804 को लगाया गया और ये कॉर्न लॉ लैंड ओनर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए लगाया गया। और ये किस कॉर्न पे लगाया गया? उस कॉर्न पे लगाया गया जो कॉर्न दूसरे देश से ब्रिटेन में आती थी, उस कॉर्न पे ये कॉर्न लॉ नाम का एक ड्यूटी या टैक्स लगाया गया। दिस लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश व्हीट फार्मिंग एंड टू हाई ब्रेड प्राइसेस। इस कॉर्न लॉ की वजह से ब्रिटेन में व्हीट फार्मिंग का फैलाव हुआ। व्हीट फार्मिंग यानी गेहूं की खेती काफ़ी फली फूली। क्यों फली फूली? बिकॉज कॉर्न लॉ की वजह से बाहर से जो इंपोर्ट होके कॉर्न आता था वो कॉर्न महंगा हो गया और महंगा होने की वजह से देश में उत्पादन को बढ़ाना पड़ा ताकि देश का अनाज देश में ही अगर उसकी खपत होगी तो वो सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। नेक्स्ट, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। असेंबली लाइन प्रोडक्शन, तो ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट in which the product being assembled passes consecutively from operation to operation until completed. Assembly line production एक इस प्रकार का सिस्टम था जिसमें वर्कर्स, मशीनरी और इक्विपमेंट, प्रोडक्शन के लिए जो वर्कर्स की नीड होती है, मशीनरी की नीड होती है और इक्विपमेंट्स की जो नीड होती है, वो सारी चीज़ एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में पास कराया गया जब तक कि जो टारगेट बनाया गया था प्रोडक्शन का कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए इतने समय के अंदर, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो गया तो तब तक क्या किया गया, वर्कर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी, इन सब का एक समूह बनाया गया और उसको बहुत ही शीघ्रता से हर प्रोजेक्ट पे पास कराया गया ताकि तेज़ी से प्रोडक्शन हो सके सभी जगहों पर। तो इसी को हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में दोबारा समझिए, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्कर्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन विच द प्रोडक्ट बीइंग असेंबल्ड passes consecutively from operation to operation until completed. This is assembly line production. ये assembly line production है। Next word is rinderpest. Next word is rinderpest. Rinderpest क्या है? Rinderpest को कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं और इस रिंडरपेस्ट को समझते हैं एन इन्फेक्शस वायरल डिजीज ऑफ कैटल। रिंडरपेस्ट क्या है? एन इन्फेक्शस वायरल डिजीज ऑफ कैटल, यानी एक इन्फेक्शस डिजीज है और वायरल डिजीज है। इन्फेक्शस वायरल डिजीज है ये जो कैटल में होती है। रिंडरपेस्ट एक इन्फेक्शस वायरल डिजीज है जो कैटल में होती है एंड डोमेस्टिक वफेलोस एटसेट्रा, और जो घरेलू भैंसें वगैरह हैं उनमें भी ये बीमारियां हो जाती हैं। तो इस बीमारी को
जो कि कैटल में या बफेलोज में, डोमेस्टिक बफेलोज में जो बीमारी होती है जिसे हम कैटल प्लेग के नाम से भी जानते हैं, उसे दूसरे वर्ड में रिंडरपेस्ट कहते हैं। तो रिंडरपेस्ट यहाँ पे इन्फेक्शस वायरल डिजीज़ है, कैटल में होने वाली इन्फेक्शस वायरल डिजीज़ को रिंडरपेस्ट यानी कैटल प्लेग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट वर्ड ओपियम ट्रेड। ओपियम अफीम को कहते हैं। ओपियम ट्रेड यानी अफीम का व्यापार। अफीम का व्यापार देखिए इसमें क्या बताया गया। ओपियम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड था जो 18th और 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, जिसमें इंडिया में उगने वाली ओपियम को चाइना भेजा करता था ब्रिटेन। इस ट्रेड को ओपियम ट्रेड का नाम दिया गया। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन, what is the meaning of Great Depression? Try to understand. An economic situation in which most part of the world experienced catastrophic declines in production, employment, incomes and trade began around 1929 and lasted till the mid 1930s. यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन को बोला गया है कि यह एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी जो वर्ल्ड के अधिकतर हिस्सों में आई और उसने एक बहुत बड़ी एक आपत्तिजनक कमी ला दी। किसमें? प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में और ट्रेड में। और ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 से लेकर 1930 के मिड टाइम तक, मिड पीरियड तक ये ग्रेट डिप्रेशन रही। तो ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डिप्रेशन थी, एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक, एक मुसीबत भरा समय था। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। व्हाट इज ब्रेटन वुड्स ट्विंस? द IMF, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड टू एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ट्विंस का अर्थ दो होता है। ट्विंस यानी दो जो जुड़वे के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें कंबाइंड हैं। एक तो IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक। ये दोनों एक साथ मिल गए। इन दोनों को एक साथ मिलाकर इन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है या कभी कभी ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। The next word is the next term is NIEO. NIEO. The full form of NIEO is New International Economic Order. New International Economic Order. NIO जिसे हम बोल सकते हैं नियो। तो नियो की फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of NIO? NIO की फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर ये है क्या चीज़? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ सिस्टम दैट वुड गिव developing countries real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices
for raw materials and better access for their manufactured goods in the developed countries markets. तो ये जो NIEO नियो यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये एक बहुत ही सुंदर रूल है। इस रूल के तहत ये एक बहुत ही सुंदर सिस्टम बोल सकते हो। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल रख सकती हैं और उनको एक अच्छी यानी बहुत अधिक उनको सहायता भी दी जाएगी डेवलपमेंट के लिए, और उनको रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है वो बहुत ही सस्ती कीमत पे उपलब्ध कराया जाएगा एंड बेटर एक्सेस देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स। और जो विकसित देशों का बाजार है, विकसित देशों के बाजार में वो अपने बनाए हुए गुड्स को, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, गुड्स को वो वहाँ पे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो मार्केट उनके लिए खुला है, उनके लिए वो मार्केट स्वागत करता है उनका। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम था नियो, NIEO नियो। The next term is G77. What is G77? G77 is the group of 77 countries at United Nations. Later, the number of countries would increase from 77 to 132. Now, there are 132 members in this group. तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मुझे खेद है, आई एम रियली वेरी सॉरी दैट बीच में बहुत दिनों का गैप हो गया और मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों को गुस्सा तो आया होगा कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स, कुछ अब इसे आप बहाना भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो थी ही जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। प्रॉमिस तो नहीं करता, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।